नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का हमारी सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी वीडियो लर्निंग में श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज विद्युत चुंबकीय अध्याय में हम एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस को समझते हुए सोलेनॉइड और टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र को समझेंगे। इनके व्यवहारिक उपयोगों को जानने के साथ साथ कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। एम्पियर के परिसंचरण नियम की मदद से सोलेनॉइड और टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र की गणना। बायोट और सावर्त का नियम धारा अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है और किसी बड़े धारा वितरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए कुछ गणितीय मैनिपुलेशन और समाकलन से हम धारा वितरण का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते थे। एम्पियर का परिसंचरण नियम भी किसी धारा वितरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने का एक वैकल्पिक और ज्यादा सुविधाजनक तरीका है, खासतौर से तब जब सममित धारा वितरण का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी कोई समरूपता रखता है और ऐसी समरूप स्थितियों पे एम्पियर के परिसंचरण नियम से चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना बेहद आसान हो जाता है। एम्पियर के परिसंचरण नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बंद परिपथ लूप की कल्पना की जाती है और इस लूप की परिधि के ऊपर के स्थानों पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बंद रेखीय समाकलन का मान, माध्यम की पारगम्यता और इस पथ में परिबद्ध धारा के बीजगणितीय योग या पथ के परिबद्ध हुए क्षेत्रफल को चीर कर निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ चित्र में दिखाई गई सोलेनॉइड परिनालिका और ये बंद रूप टोरॉइड धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की कुछ विशेष कुंडलित संरचनाएं हैं और इन दोनों में ही परिनालिका और टोरॉइड में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें बहुत ज्यादा समरूपता की स्थितियां रहती है और ऐसी समरूप स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की गणना एम्पियर के परिसंचरण नियम से बहुत आसानी से हो जाती है। हम सोलेनॉइड का इस्तेमाल एक शक्तिशाली समरूप चुंबकीय क्षेत्र को विशाल दायरे में बनाने के लिए करते हैं। इस तरह के सोलेनॉइड चुंबकीय क्षेत्र से न केवल स्वचालन ऑटोमेशन की गतिविधियां संचालित होती है, शक्तिशाली बल के कार्य भी उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे किसी भारी सामान को उठाना या रखना, किसी बड़े बांध में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले गेट को सोलेनॉइड की मदद से नियंत्रित करना। हम सोलेनॉइड का इस्तेमाल कैथोड ट्यूब जैसे टेलीविजन में दृश्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी करते थे। वहीं एक सिंक्रोट्रॉन नामक युक्ति में टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों का एक संयुक्त प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलेनॉइड या परिनालिका की संरचना को समझते हैं। सोलेनॉइड में अच्छी चालक धातु तांबे के नेमल या कॉटन से कुचालित तार के बने हुए इस तरह के वृत्ताकार फेरों को सर्पिलाकार हेलिक्स रूप में एक बेलनाकार क्रोड के ऊपर विन्यासित कर लें तो ये संरचना परिनालिका कहलाती है। एक परिनालिका सोलेनॉइड के सभी फेरों की एक जैसी त्रिज्या होती है और ये इस बेलनाकार क्रोड पे अल्प अक्षीय दूरी के साथ सर्पिलाकार रूप से एक ही अक्ष पर विन्यासित होते हैं। व्यवहार में काफी बड़े दायरे में समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए ऐसी सोलेनॉइड को हम बहुत ज्यादा लंबाई की लेते हैं और इनकी अक्षीय लंबाई का मान इनके व्यास की तुलना में काफी अधिक होता है। एक परिनालिका में सभी फेरों का ये जो तल है वो परिनालिका की अक्ष के अभिलंब होता है और सभी फेरों में धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उभयनिष्ठ सोलेनॉइड की अक्ष के अनुदिश उत्पन्न किया जाता है। तो धारा वहन की स्थितियों में सोलेनॉइड एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक का कार्य करती है और इसके एक सिरे से चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकलता है, उसे नॉर्थ पोल, और दूसरे सिरे से चुंबकीय फ्लक्स अंदर आता है, उसे साउथ पोल कहा जा सकता है। परिनालिका के प्रत्येक फेरे को एक वृत्ताकार लूप माना जा सकता है और धारावाही वृत्ताकार लूप जब अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं तो सभी फेरों का चुंबकीय प्रभाव का परिणामी सदिश योग परिनालिका का शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दो निकटवर्ती फेरों के बीच में बाहर की इन स्थितियों पे बिंदु Q पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र धारावहन से कुंडलियों के बने हुए चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत होने से निरस्त हो जाता है। जैसा कि इन दो समीपवर्ती फेरों में एक ही दिशा तल के विलंब हमारी तरफ आने वाली धारा से बने हुए चुंबकीय क्षेत्रों की स्थितियां विपरीत होने पर निरस्त होना बता रही है। वहीं इन धाराओं का
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में एक ही दिशा में आने पर जुड़ाव बना लेता है और अनेक फेरे सघन रूप से थोड़े थोड़े अक्षीय विस्थापन के साथ एक जैसी धारा वहन करते हैं। तो इनके चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बीच की क्यू पॉइंट बिंदु वाली स्थितियों पे तो निरस्त हो गए हैं, लेकिन अंदर की स्थितियों में दोनों तरफ की धाराओं के चुंबकीय प्रभाव जुड़कर एक मजबूत समरूप और सभी फेरों की उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश एक समान मान और एक समान दिशा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। एक आदर्श परिनालिका में आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत और समरूप माना जाता है और परिनालिका के बहुत सन्निकट बाहर की इन स्थितियों पे चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य माना जाता है। व्यवहार में एक अल्पमान का चुंबकीय क्षेत्र इन बल रेखाओं की वापसी के कारण बाहर की इन स्थितियों में देखा जा सकता है, लेकिन अगर परिनालिका बहुत लंबी हो तो ये बल रेखाएं काफी दूर से वापसी करती है, तो परिनालिका के बाहर बिल्कुल नजदीक चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार में भी नगण्य माना जा सकता है। एक धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर के इस भाग में सभी जगह इस क्रोड भाग में चुंबकीय क्षेत्र मान में एक समान है और उसकी दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बीच में तो सभी जगह सबसे ज्यादा और एक समान रहता है, किनारों पे जाने पे हल्का सा कम होता है, लेकिन अक्षीय दिशा सभी स्थानों पे एक समान परिनालिका के फेरों के तल के अभिलंब बनी रहती है और बीच में भी किसी दो फेरों के बीच में परिनालिका की अक्ष के अभिलंब इन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं होगा। किनारों पे भी हम ये बात कह सकते हैं और सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर काफी मजबूत है और बिल्कुल बाहर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है और अंदर की स्थितियों में इस समरूप मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है और इस चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष के अभिलंब लंबवत दिशाओं में नीले तीर की दिशाओं में कोई भी घटक नहीं है। एक लंबी परिनालिका में व्यास के अभिमुख अनुप्रस्थ काट चित्र यहाँ दिखाया गया है। एक डायमेट्रिक के अक्रॉस कट सेक्शन व्यू में ये घेरे सर्पिलाकार रूप से वर्ताकार पाश बनाते हुए फेरों को दर्शा रहे हैं और डॉट तल के अभिलंब हमारी तरफ और क्रॉस तल के अभिलंब अंदर की तरफ जो दिशा बता रही है वो वस्तुतः एक वर्ताकार लूप की भांति चुंबकीय प्रभाव बनाती है। इस पूरी परिनालिका में फेरों की कुल संख्या कैपिटल N है और परिनालिका की लंबाई कैपिटल L है। फेरों की कुल संख्या और कुल लंबाई का अनुपात प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या को हम स्मॉल n कहते हैं और जब इन फेरों में चित्रानुसार धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के अंदर के क्रोड भाग में एक मजबूत अक्ष के अनुदिश समरूप एक समान मान का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात करने के लिए हमने परिनालिका के बीच में एक बंद आयताकार एम्पियर पाश ABCDA की कल्पना की जिसकी लंबाई L' है और इस पाश पे एम्पियर के परिसंचरण नियम का इस्तेमाल करके हम चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात करेंगे। एक परिनालिका में अक्ष के अनुदिश बनने वाले समरूप चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात करने के लिए इस लंबी परिनालिका के मध्य भाग में एक आयताकार एम्पियर लूप ABCDA इस प्रकार लिया गया है कि उसकी लंबाई L' है। एक व्यवहारिक लंबी परिनालिका में भी बल रेखाएं काफी दूर से अपनी वापसी करती है, तो ऐसी स्थिति में परिनालिका के ठीक नजदीक बाहर की इन स्थितियों CD पर चुंबकीय प्रेरण नगण्य है। पूरी लंबाई में चुंबकीय प्रेरण परिनालिका की अक्ष के अनुदिश बल रेखाएं रखता है, तो ऐसी स्थिति में अक्ष से अनुप्रस्थ BC लंबाई पे और DA लंबाई पे चुंबकीय प्रेरण का कोई भी घटक नहीं होगा और हम मान सकते हैं इस AB लंबाई के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण का मान समरूप एक समान B टेस्ला मान रखता है। अब हम ABCDA पथ पर चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन को इस माध्यम की पारगम्यता और L' लंबाई में आए हुए फेरे और उनमें धारा I के गुणनफल के बराबर करने पर B का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ एम्पियर के परिसंचरण नियम के अनुसार एम्पियर लूप ABCDA में चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन चार खुले समाकलन A से B, B से C, C से D और D से A माना जा सकता है और चुंबकीय प्रेरण के बंद रेखीय समाकलन का मान माध्यम की पारगम्यता μ0 और इस एम्पियर लूप में परिबद्ध धारा के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ AB लंबाई खंड पे चुंबकीय प्रेरण और लंबाइयों के अंश एक ही दिशा में होने के कारण दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का कोसाइन 1 हो जाएगा और पूरी लंबाई पे चुंबकीय प्रेरण समरूप एक समान मान भी रखेगा, तो इस नियतांक B को समाकलन से बाहर भी दिया जा सकता है। वहीं परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश है, तो ऐसी स्थिति में BC लंबाई खंड और DA लंबाई खंड पे चुंबकीय प्रेरण का और लंबाई के खंड का कोण 90 डिग्री होने पर cos 90 का मान 0 होने पे BC लंबाइयां और DA लंबाई पे B का रेखीय
समाकलन अंश शून्य आएगा। वहीं एक लंबी व्यवहारिक परिनालिका की बल रेखाएं काफी दूर से वापसी करती हैं, तो ठीक नजदीक इस CD भाग में चुंबकीय प्रेरण का मान ही शून्य होने के कारण ये भाग भी शून्य हो जाएगा और चुंबकीय प्रेरण के बंद रेखीय समाकलन का मान माध्यम की पारगम्यता, इस L' लंबाई में आए हुए फेरे n L', जहां n एकांक लंबाई में फेरे हैं, गुणा प्रत्येक फेरे की धारा I हो जाएगी और ये NL' एम्पियर लूप ABCD में परिबद्ध सभी धाराओं का बीजीय योग हो जाएगी। पूरे एम्पियर लूप ABCDA पे चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन केवल AB अंश पे B का रेखीय समाकलन हो जाएगा। सभी जगहों पे चुंबकीय प्रेरण का मान एक समान होने के कारण नियतांक के तौर पे B जब बाहर आ गई है तो ये केवल AB लंबाई का समाकलन हो गया है और A से B तक माना ये लंबाई L' है, तो चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन B गुणा L' हो गया है और एम्पियर के परिसंचरण के नियमानुसार ये समाकलन चुंबकीय प्रेरण का परिसंचरण बंद पाश में परिबद्ध धारा और माध्यम की पारगम्यता का गुणनफल इनके बराबर है। हल करने पर L' दोनों तरफ कट जाएगी और हम पाएंगे कि चुंबकीय प्रेरण का मान μ0 टाइम्स n I है। अर्थात एक परिनालिका में अगर एकांक लंबाई में फेरे नियतांक है और परिनालिका की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसी फेरों की धारा के साथ चुंबकीय प्रेरण का मान तो वही रहेगा, केवल लंबाई बढ़ने पे चुंबकीय प्रेरण का प्रसार क्षेत्र बढ़ जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का मान μ0 ni यथावत रहेगा। यहाँ n की जगह हम एकांक लंबाई में कुल फेरे और कुल लंबाई के अनुपात के तौर पे रखें तो हमारा सूत्र आएगा μ0 ni/L कि अगर परिनालिका की उतने ही फेरों के साथ लंबाई को बढ़ाया जाएगा, धारा वही रखी जाएगी, तो चुंबकीय प्रेरण का प्रसार तो अधिक लंबाई में हो जाएगा लेकिन चुंबकीय प्रेरण का मान लंबाई के व्युत्क्रम अनुपात में कम हो जाएगा। तो हमें अगर प्रश्नों में एकांक लंबाई में फेरों की जानकारी दी जा रही हो तो चुंबकीय प्रेरण को निकालने के लिए μ0 ni सूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर कुल फेरों की संख्या दी जा रही है तो हमें μ0 Ni/L रूप से गणनाएं करनी चाहिए। एक आदर्श परिनालिका में परिनालिका के फेरों में धारा उत्तेजन से उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण की बल रेखाएं अनंत से अपनी वापसी करती हैं और पूरी लंबाई में चुंबकीय प्रेरण समरूप इस सूत्र अनुसार μ0 ni या μ0 Ni/L रूप रखती है। वहीं एक व्यवहारिक परिनालिका में जब बल रेखाएं ऐसे छोटे रास्ते बनाती हैं तो चुंबकीय प्रेरण का मान बीच में अधिक होता है और परिनालिका के किनारों की तरफ जाते हुए बल रेखाओं का घनत्व कम होने पे चुंबकीय प्रेरण का मान भी कम हो जाता है। लेकिन बीच की स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण का मान एक आदर्श परिनालिका की भांति ही μ0 टाइम्स ni रूप रखता है, जो काफी मजबूत और समरूप हो सकता है अगर हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। एक व्यवहारिक परिनालिका में एक से अधिक परतों में फेरों को काफी नजदीक रख के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बढ़ा के सामान्य धारा से ही काफी मजबूत चुंबकीय प्रेरण प्राप्त कर लिया जाता है। चुंबकीय प्रेरण को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ हवा की बजाय एक लोह चुंबकीय माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी सापेक्षित पारगम्यता अधिक होने पर चुंबकीय प्रेरण का मान μr टाइम्स सापेक्षित पारगम्यता के अनुपात में हजारों गुना ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण की दिशा को हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से उसी तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने किसी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के अभिलंब पाया था। धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण वर्ताकार लूप के तल से अभिलंब परिनालिका के अक्ष के अनुदिश अंगूठे की उस दिशा से दिया जाएगा जो अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ने पर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, साउथ पोल तक अपना रास्ता बाहर पूरा करती हैं और परिनालिका के अंदर साउथ से नॉर्थ वो अपना बंद पाश बनाती हैं। एक व्यवहारिक परिनालिका में जब बल रेखाएं ऐसे छोटे बंद पाश बनाती हैं तो चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बीच की स्थितियों में सर्वाधिक और किनारे पे चुंबकीय प्रेरण का मान जैसा चित्र से स्पष्ट होता है कम होता है और किसी भी स्थान पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण का मान इस गणितीय सूत्र से निकाला जा सकता है, जहां μ0 परिनालिका के क्रोड भाग में माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है, n L लंबाई में फेरों की कुल संख्या है और I इन फेरों में प्रवाहित होने वाली धारा है। और जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय प्रेरण निकालना है उस बिंदु से परिनालिका की दोनों सीमांत स्थितियों पे अक्ष के साथ बनने वाले ये कोण θ1 और θ2 हैं। अगर परिनालिका काफी लंबी है, उसका व्यास की तुलना में लंबाई बहुत अधिक है
तो मध्य स्थितियों पे दोनों θ1 और θ2 के मान शून्य के सन्निकट होने पे ये ब्रैकेट में आई हुई राशि लगभग 1 + 1 2 हो जाएगी और 2 से 2 कटने पर चुंबकीय प्रेरण का मान वही आ जाएगा मध्य भाग में एक व्यवहारिक परिनालिका में, जो हमने एक आदर्श परिनालिका के लिए समझा था, जिसकी बल रेखाएं सभी जगह एक समान घनत्व रखती हुई अनंत से अपनी वापसी करती हैं। एक व्यवहारिक परिनालिका में अगर वो काफी लंबी है और एक किनारे पे अगर हम चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना चाहेंगे तो एक थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरी थीटा सीमांत स्थिति 0 होने पर इस ब्रैकेट में आई हुई राशि 2 की बजाय केवल 1 रह जाएगी और चुंबकीय प्रेरण का मान केंद्र की बजाय किनारों पे एक बहुत लंबी परिनालिका में आधा रह जाएगा। परिनालिका की भांति ही टोरॉइड भी धारा वहन करने के बाद चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। पहले टोरॉइड की संरचना को समझते हैं। टोरॉइड एक वृत्ताकार आकृति की नलिका क्रोड रूप है जिस पर तार के बहुत सारे फेरे थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए सर्पिलाकार रूप में लपेटे जाते हैं। हम एक टोरॉइड को ऐसी परिनालिका मान सकते हैं जो काफी लंबी थी और उस परिनालिका को गोलाकार आकृति देके स्वयं में ही मोड़कर आपस में बंद कर दिया है। तो एक वलय के रूप में बंद हुई ऐसी लंबी परिनालिका को हम टोरॉइड कहते हैं। माना टोरॉइड में सर्पिलाकार रूप रखते हुए n वृत्ताकार फेरे हैं और सभी फेरों में आई धारा इस तरह से प्रवाहित की जा रही है कि सभी के चुंबकीय प्रभाव एक ही दिशा में कार्यरत रहते हैं। एक धारावाही परिनालिका के एक सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, जैसे हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं, और ये अपनी वापसी करके दूसरे सिरे से अंदर प्रवेश करती है, जैसे हम साउथ पोल कह सकते हैं, और बाद में ये बल रेखाएं परिनालिका के अंदर अपना पथ पूरा करती हैं। एक टोरॉइड बनाते हुए परिनालिका को वृत्ताकार वलय रूप देते हुए ये दोनों सिरे हमने आपस में जोड़ दिए हैं और बल रेखाओं के इस बाहर के रास्ते को शून्य कर दिया है। और ऐसी स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के इस आंतरिक क्रोड भाग में मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के अनुसार धारावाही वर्तनों के बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की भांति ही बंद पाथ बनाएगी और ये बल रेखाएं परिनालिका के अंदर की तरफ ये रिक्त स्थान है जहां P बिंदु है, या परिनालिका को चारों तरफ घेरने वाला रिक्त स्थान है जहां Q बिंदु है, वहां उपस्थित नहीं होंगी। तो P और Q स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होगा और परिनालिका के अंदर के इस क्रोड भाग में सभी जगह एक मजबूत समरूप चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। धारावाही परिनालिका के अंदर आए हुए इस रिक्त स्थान पे चुंबकीय प्रेरण, क्रोड में बनने वाले चुंबकीय प्रेरण और परिनालिका के बाहर घेरने वाले इस रिक्त स्थान में चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात करने के लिए 3 एम्पियर लूप R1 त्रिज्या का 1 नंबर, R त्रिज्या का 2 नंबर और R3 त्रिज्या का ये 3 नंबर इस प्रकार लिया है कि वो सभी टोरॉइड वलय के केंद्र के साथ सकेंद्रीय हो गए हैं। टोरॉइड में धारा के समरूप विन्यास से अगर कहीं भी इन स्थानों पर चुंबकीय प्रेरण बनेगा तो वो चुंबकीय प्रेरण इन एम्पियर लूप के साथ स्पर्शजयी और एक समान मान रखता हुआ होगा। टोरॉइड के इस आंतरिक रिक्त स्थान पे R1 त्रिज्या का एम्पियर लूप टोरॉइड के किसी भी धारा फेरे को घेरता नहीं है। वहीं 2 नंबर और 3 नंबर एम्पियर लूप टोरॉइड के धारावाही फेरों को एनक्लोज करते हैं। उनके क्षेत्रफल को चीर के टोरॉइड की धारा निकलती है, लेकिन ये 2 नंबर लूप टोरॉइड के फेरों को एक तरफ से घेरता है। वहीं 3 नंबर एम्पियर लूप टोरॉइड के प्रत्येक फेरे की दोनों तरफ की धाराओं को घेरता है। माना R1 त्रिज्या वाले इस 1 नंबर एम्पियरन वर्ताकार लूप के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण का मान B1 है और एम्पियर के परिसंचरण नियम से इस चुंबकीय प्रेरण B1 का एम्पियर लूप पर बंद रेखीय समाकलन B1 और लंबाई के अंश एक ही दिशा में होने पे ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल एक सामान्य गुणनफल हो जाएगा और पूरी परिधि लंबाई पे चुंबकीय प्रेरण एक समान नियतांक के तौर पे बाहर आ जाएगा। लंबाई का समाकलन R1 त्रिज्या का वृत्त परिधि 2πr1 हो जाएगा और एम्पियर के नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन माध्यम की पारगम्यता और इस बंद पाश में अंदर बंद हुई क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा होगी और सभी टोरॉइड के फेरे इस क्षेत्र से बाहर हैं तो अंतर्निहित धारा का मान शून्य होने से, एम्पियर लूप में कोई धारा परिबद्ध नहीं होने से ये समाकलन मान शून्य हो जाएगा। 2π और R1 तो शून्य हो नहीं सकते, तो निश्चित है टोरॉइड के भीतर के इस रिक्त स्थान पे धारावाही टोरॉइड कोई चुंबकीय प्रेरण नहीं बनाएगी, तो इस बिंदु P पे चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि टोरॉइड को घेरने वाले इस बाहर के स्थान पे बिंदु Q पर भी चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होगा। माना R3 त्रिज्या के इस एम्पियर लूप 3 के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण का मान B3 है और इस B3 चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन ज्ञात करने के लिए
अगर चुंबकीय प्रेरण है और वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश है तो चुंबकीय प्रेरण और लंबाई के बीच में कोण शून्य होने पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी एक सामान्य गुणन हो जाएगा और पूरी परिधि पे चुंबकीय प्रेरण का मान एक समान समाकलन से बाहर लाने पर ये केवल लंबाई का समाकलन r3 त्रिज्या के वृत्त की परिधि 2πr3 हो जाएगी और ये माध्यम की पारगम्यता और इस r3 त्रिज्या के वृत्ताकार पाश में परिबद्ध सभी धाराओं का बीजीय योग होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि टोरॉइड का प्रत्येक फेरा 2 बार घेरा जा रहा है। अगर इस काट चित्र को देखा जावे तो एम्पियर पास से प्रत्येक फेरे की डॉट तल के अभिलंब हमारी तरफ और क्रॉस तल के अभिलंब अंदर की तरफ धाराएं परिबद्ध हो रही है और ये विपरीत दिशाओं की धाराओं का बीजीय योग शून्य हो जाएगा। और जब ये एल्जेब्रिक जोड़ शून्य है तो बी का रेखीय समाकलन भी शून्य हो जाएगा। 2π और r3 तो जीरो हो नहीं सकती, तो निश्चित है चुंबकीय प्रेरण B3 का मान शून्य होगा। अर्थात एक परिनालिका की सारी बल रेखाएं जब परिनालिका की क्रोड में बंद पाश बनाती है तो वो बाहर के खुले स्थान पे और अंदर के रिक्त स्थान पे चुंबकीय प्रेरण को शून्य बना देती हैं। धारावाही परिनालिका के आंतरिक क्रोड भाग में चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करने के लिए वर्ताकार वलय रूप में क्रोड के केंद्र से वलय की माध्य त्रिज्या स्मॉल r पे एक वृत्ताकार बंद एम्पियर लूप माना गया है और इस लूप के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण समरूप B मान रखता है। तो इस चुंबकीय प्रेरण B का बंद रेखीय समाकलन एक बार फिर चुंबकीय प्रेरण और लंबाई के अंश समदिश होने पे दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक साधारण गुणनफल हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण B का मान समरूप स्थितियां होने के कारण सभी जगह एक समान होने पे नियतांक के तौर पे बाहर आने पे ये चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन B गुणा लंबाई का बंद समाकलन हो गया है। और एक फेरे की लंबाई 2πr अगर हम लेवें तो B और 2πr का गुणा माध्यम की पारगम्यता और इस r त्रिज्या के वृत्ताकार पाश में परिबद्ध धाराओं का बीजीय योग है। सभी धाराएं एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगी। जब हमने r3 त्रिज्या का पाश लिया था तो दो धाराएं डॉट और क्रॉस विपरीत दिशाओं में होने के कारण बीजगणितीय योग शून्य बना देती थी। यहाँ सभी धाराएं एक ही दिशा में होने के कारण बीजगणितीय योग शून्य नहीं होगा। अगर परिनालिका में कुल फेरे n हैं और प्रत्येक में धारा I है तो कुल परिबद्ध धारा का बीजगणितीय योग ni हो जाएगा। B का मान μ0 ni में 2πr का भाग देने पे μ0 ni अपॉन 2πr हो गया है। यहाँ हम फेरों की कुल संख्या और परिनालिका की मध्य लंबाई 2πr का भाग दें तो हमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n प्राप्त हो जाएगी। और चुंबकीय प्रेरण का गणितीय सूत्र μ0 स्मॉल ni बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा कि हमने एक आदर्श परिनालिका सोलेनोइड के लिए लिया था। तो हम कह सकते हैं कि एक टोरॉइड एक बंद आदर्श सोलेनोइड जैसा व्यवहार करती है और पूरी लंबाई में काट क्षेत्रफल में सभी स्थानों पे चुंबकीय प्रेरण एक समान मान का μ0 स्मॉल ni रूप रखता है। अगर हम एकांक लंबाई में फेरों की संख्या या परिनालिका में धारा को बढ़ाएं या यहाँ क्रोड माध्यम में कोई अधिक चुंबकीय पारगम्यता वाला पदार्थ ले लेते हैं तो चुंबकीय प्रेरण का मान काफी अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी होगी कि एक व्यवहारिक परिनालिका में कुछ बल रेखाएं ऐसे छोटे पाश बना सकती हैं और हल्का चुंबकीय प्रेरण का मान अंदर और बाहर के खुले भाग में भी हो सकता है। ये दो संख्यात्मक उदाहरण हमारी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बना देंगे। हमें दिया हुआ है कि एक 80 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका पे बहुत नजदीक 5 परतों में प्रत्येक परत में 400 फेरों के हिसाब से फेरे बांधे हुए हैं और इन फेरों में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। अगर परिनालिका का व्यास मात्र 1.8 सेंटीमीटर हो तो इस परिनालिका के केंद्र भाग पे चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर या m की एस इकाई में 0.8 मीटर हो गई है। 5 परतों में प्रत्येक में 400 फेरों के हिसाब से कुल फेरे 2000 परिनालिका के ऊपर बांधे गए हैं। परिनालिका की त्रिज्या निकाली जा सकती है, वो 1.8 सेंटीमीटर की आधी m की एस इकाई में 0.009 मीटर हो गई है, लेकिन ये हमें गणना में कहीं काम नहीं आएगी। परिनालिका में धारा का मान 8 एम्पियर है और हमें पता है एक आदर्श परिनालिका और एक व्यवहारिक परिनालिका बीच की स्थितियों में एक जैसा समरूप चुंबकीय प्रेरण μ0 स्मॉल ni बनाती है। एकांक लंबाई में फेरों की जगह कुल फेरे और लंबाई का अनुपात रख सकते हैं। μ0 माध्यम की पारगम्यता की जगह हम 4π
गुणा 10 की घात -7 हेनरी पर मीटर लिख सकते हैं। फेरों की कुल संख्या 2000 और परिनालिका की लंबाई 0.8 मीटर से एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ गई है और परिनालिका में धारा 8 एम्पियर है। 0.8 का भाग 8 में देने पे 10 आएगा। 2000 के 3 शून्य के साथ ये 10 की घात 4, 10 की घात -7 के साथ 10 की घात -3 हो जाएगी। अब अंकों को देखें तो ये 2 और 4 पाई का गुणा 8 पाई रूप ले लेगा और हमारी परिनालिका के केंद्र भाग पे चुंबकीय प्रेरण 8 पाई इंटू 10 की घात -3 टेस्ला हो जाएगी। और अगर ये एक व्यवहारिक परिनालिका है जिसकी व्यास लंबाई की तुलना में काफी कम है तो इसके किनारों पे चुंबकीय प्रेरण का मान, बीच के मान 8 पाई इंटू 10 की घात -3 टेस्ला का आधा 4 पाई इंटू 10 की घात -3 टेस्ला प्राप्त होगा। हमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार वलयाकार टोरॉइड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है और इसमें एक गैर लोह चुंबकीय है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की क्रोड है, अर्थात इसकी पारगम्यता हवा की पारगम्यता जैसी है। इस परिनालिका में चारों तरफ सर्पिलाकार रूप धारण करते हुए वृत्ताकार 3500 फेरों की कुंडली है और इन फेरों में धारा 11 एम्पियर है। हमें टोरॉइड के अंदर के खाली स्थान, बाहर के घेरे वाले खाली स्थान और टोरॉइड कोर में चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है टोरॉइड के अंदर और बाहर के खाली स्थान पे चुंबकीय प्रेरण का बंद रेखीय समाकलन परिबद्ध धारा शून्य होने के कारण शून्य है। 1 नंबर आंतरिक स्थिति पे पी बिंदु के समीप परिनालिका की धाराएं घेरी नहीं गई हैं और 3 नंबर स्थिति में परिनालिका का प्रत्येक फेरे के दोनों धारा रूप तल के बाहर हमारी तरफ और तल के अंदर बीजगणितीय योग के रूप में शून्य हो जाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों पे अंदर के खाली स्थान और बाहर के खाली स्थान पे बंद रेखीय समाकलन का मान शून्य होने के कारण चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होगा। टोरॉइड कोर में अंदर की इन स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण का मान एक आदर्श परिनालिका जैसे μ0 सूत्र से निकाला जाएगा। हमें दिया हुआ है टोरॉइड में कुल फेरे 3500 में प्रत्येक में धारा 11 एम्पियर है। एकांक लंबाई में फेरे ज्ञात करने के लिए हमें टोरॉइड की माध्य लंबाई ज्ञात करनी होगी। हमें टोरॉइड की आंतरिक त्रिज्या R1 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या R2 26 सेंटीमीटर दी गई है। माध्य त्रिज्या दोनों त्रिज्याओं के जोड़ में 2 का भाग देने पे 25.5 सेंटीमीटर, MKS इकाई में 0.255 मीटर प्राप्त हो गई है। अब हम स्मॉल n की जगह कुल फेरों की संख्या और टोरॉइड की माध्य परिधि का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। μ0 की जगह गैर चुंबकीय माध्यम की पारगम्यता हवा की भांति ही 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी पर मीटर ले ली है। फेरों की कुल संख्या 3500 में 2 पाई और माध्य त्रिज्या 0.255 का भाग देने पे धारा का मान 11 रखने पे इस पूरे गणितीय व्यंजन को हल करने पे क्रोड भाग में समरूप और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र 3.02 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला प्राप्त हो गया है। अगर यही लो क्रोड किसी ऐसे चुंबकीय पदार्थ की होती जिसकी सापेक्षित पारगम्यता μr होती तो यही चुंबकीय प्रेरण μr गुना अधिक हो जाता। उम्मीद है आज की इस सूचनाप्रद ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से सोलेनॉइड और टोरॉइड की संरचना और उनके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी और आप एम्पियर के परिसंचरण नियम से इनके चुंबकीय क्षेत्र की गणना को भी सरलता से करना और संबंधित संख्यात्मक प्रश्न करना जान गए हैं। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी विषय समझ को बेहतर बनाने में इतनी ही लाभकारी है, जिन्हें आप अपने अध्ययन में तो इस्तेमाल करें ही, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और एग्जाम सेंट्रिक डेडिकेटेड नोट्स की आवश्यकता महसूस होती है तो चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप नीचे ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन करें। एक मामूली खर्च से आपकी अध्ययन सुविधा में भारी विस्तार होगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।